थ्री इडियट से लेकर सुपर 30 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में लूपहोल्स को हाईलाइट करने वाली मूवीज़ को ना ही सिर्फ भारत में लेकिन विश्व भर में सराहा गया है। ये दर्शाता है कि भारत के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को कई लोग रिग्रेसिव, आर्काइक और यूनिडायमेंशनल क्यों मानते हैं। ऐसे काल में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल विद्यार्थियों के दुख और पीड़ा को दूर करने हेतु एक मसीहा बनकर उभरे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जुलाई 2020 में एज ए नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया। 65 पन्नों के इस सरकारी दस्तावेज को पढ़कर विद्यार्थियों के अंदर मानो एक उमंग सी छा गई, जहां कई विद्यार्थियों को 4+3+3+2 सिस्टम, प्रैक्टिकल लर्निंग, इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और फ्री चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th जैसे रिफॉर्म्स को सुनकर उत्साहित हो गए। वहीं ऐसे कई विद्यार्थी भी थे जो बोर्ड्स और एग्ज़ाम्स पर कम फोकस देने वाली बात पर झूम पड़े। लेकिन गुरु मानो या ना मानो, भले ही सरकार तुम्हारे रिजल्ट्स को कम इंपॉर्टेंस दे, किंतु तुम्हारे गली के 4 लोग हमेशा 10वीं के रिजल्ट्स पर तुम्हें खरी खोटी सुनाते ही रहेंगे। जीवन का एक सार है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस सिनेरियो में भी कई सारी ऐसी शॉर्टकमिंग्स और चैलेंजेस हैं जिनमें हमारी शिक्षा मंत्री ने बच्चों को अंदर के एक थाक जमाए रखने हेतु बिल्कुल धूल की तरह गलीचे के नीचे छिपा दिया है। आभास की आवाज़ एपिसोड 19 में यही प्रयत्न रहेगा कि मैं आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की खामियों के बारे में बताऊं और इन्हें सुलझाने हेतु अपने मत आपके सामने रखूं। तो बिना किसी देर के चलिए NEP 2020 की पोल खोलते हैं। NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि भारत का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों का जो एक अनुपात जो होता है वो बेहतर करना है। आज की तारीख में जहां हमारा GER सेकेंडरी शिक्षा में करीब 56.5% है, वहीं कॉलेज शिक्षा में मात्र 26.3% है। इसको सुधारने हेतु सरकार को या तो कई सारे नए स्कूल और कॉलेज खोलने पड़ेंगे या प्राइवेट ट्रस्ट को स्कूल और कॉलेजेस बनाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देना होगा। दुखद रूप से आज भारत कर्जे में डूबा हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था के परखच्चे उड़ चुके हैं। ऐसे मामले को सुधारने हेतु मेरे विचार में बजट में इंडस्ट्रियल और विकास को शिक्षा से सामान्य आवंटन दिए जाने चाहिए, जिससे कि हमारा आज और हमारा कल दोनों ही सुरक्षित रहें। किंतु ये वर्ष हमारी सरकार ने शिक्षा हेतु पिछले 3 सालों में सबसे कम पैसे आवंटित किए हैं, जो पिछले साल से करीब 6,000 करोड़ रुपए कम है। ऐसी अप्रोच रखकर मेरे हिसाब से NEP 2020 की अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी और NEP का 65 पन्नों का जो दस्तावेज है वो एक महज ढकोसला पत्र ही बना रह जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किए गए हर 2,000 रुपये की गड्डी हमारे वित्तीय मंत्री की देह पर एक बोझ है, तो शिक्षा मंत्री को भी कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। यही कारणवश NEP 2020 के द्वारा हमारी सरकार ने कांग्रेस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक बिल जो कि फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशंस बिल 2010 को ही इनडायरेक्टली पारित कर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के ब्रांचेस को भारत में एस्टैब्लिशमेंट को इजाज़त देती है। ऐसे में भले ही हमारे युवा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर भविष्य में उपहास का पात्र बन पाएंगे, किंतु इसके लिए बाहरी इंस्टीट्यूट्स अब से भारी फीस भी लेंगे और मात्र इन डिमांड कोर्सेज को ही लॉन्च कर उन्हें प्रोत्साहन देंगे, जिससे कि हमारा भारतीय युवा का भविष्य में ज़्यादातर एक ही तरह का स्किल सेट रहेगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाएगी। इसके लिए मेरे विचार में सरकार को हर कोर्स इंट्रोड्यूस करने हेतु फॉरेन कॉलेजेस पर एक मैक्सिमम लिमिट लगानी पड़ेगी और उनकी फ़ीस पर भी एक मैक्सिमम कैप लगानी पड़ेगी। ऐसे सोशलिस्ट वेलफेयर पॉलिसीज़ के चलते ना ही सिर्फ पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, किंतु स्किल सेट्स के अंदर डाइवर्सिटी भी बरकरार रहेगी। Moreover, I endorse the establishment of an anti-corruption body in education to monitor and stop any sort of donation transactions taking place between students and institutes. NEP 2020 के एक ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज के पूल का भी गठन करने का ऐलान किया गया है, जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ऐसे में कई विद्यार्थियों के पास महंगे फ़ोन या लैपटॉप ना होना उन्हें ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस करने से और अमीर विद्यार्थियों जितना बराबर लाभ उठाने से रोक देता है, विच गोज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 15 विच टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी। ऐसे में सरकार को भारतीय स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, जिससे कि सस्ते दरों पर हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन पहुंच सके और वे भी एजुकेशनल रिसोर्सेज और डिजिटल एड का लाभ उठा सकें। Now, while this year's budget heavily focuses upon health and sanitation, it, just like NEP 2020, does not talk about the basic sanitation standards that every school should have. I suggest the government to make the construction of at least 3 bathrooms compulsory in every school, which is one for male students, one for third gender students, and one for female students, so that students can literally study without any pressure.
मोर ओवर ऑपरेशन का ये कहना है कि NEP 2020 की वजह से जो हमारी देश की एक कौसाई फेडरलिज्म की जो वैल्यूज़ हैं उसको भी ट्रैम्पल डाउन किया जा रहा है। अब कैसे, मैं ये आपको समझा देता हूँ। अभी तक जो हमारे बड़े बड़े प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जैसे कि AICTE या फिर UGC, NEP 2020 का ये प्रस्ताव है कि वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हटाकर उनको रिप्लेस करेंगे एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब भले ही HECI की बहुत टाइम से बातचीत चल रही थी, किंतु आज की तारीख पर ऑपरेशन का ये मानना है कि यदि HECI का गठन होता है तो देश भर की हायर एजुकेशन का दामन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और स्टेट्स के पास उतना ज़्यादा से नहीं रहेगा। भले ही एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर पावर आती है, तो इससे कहीं ना कहीं ऑपरेशन का मानना ये है कि फेडरलिज्म के वैल्यूज़ को ट्रैम्पल डाउन किया जा सकता है। लेकिन मेरे मानने में ये फेडरलिज्म को कितना ट्रैम्पल डाउन करेगा नहीं करेगा, वो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कितना अथॉरिटेटिव होता है हायर एजुकेशन को लेकर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। The last and probably the most controversial issue that I would like to highlight is that of the language in which education would be imparted to students. NEP 2020 के मुताबिक एटलीस्ट 5वीं कक्षा तक और उसके आगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए और इस प्रणाली का हर प्राइवेट एवं पब्लिक स्कूल में पालन होना चाहिए। अब क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन NEP ने राज्यों पर छोड़ दिया है, हमें ऐसे कई मामले देखने मिल सकते हैं जिसमें एक राज्य में शिक्षा अंग्रेज़ी में हो रही हो और वहीं दूसरा राज्य में किसी और भाषा में। इससे इनक्वालिटी बढ़ने का खतरा हो जाता है क्योंकि दुखद रूप से आज दुनिया अंग्रेज़ी की तरफ बढ़ रही है और यही कारणवश इवन चीन जापान के बच्चे अंग्रेज़ी सीखने पर जोर दे रहे हैं। भले ही ऐसे स्टेप्स से बच्चों के मन में मातृभाषा का महत्व बढ़ेगा, अपितु उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता के ईजिली ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं। अगर कोई बालक चौथी तक उत्तर प्रदेश में रहकर हिंदी में पढ़ाई करे और फिर तमिलनाडु में शिफ्ट होकर तमिल में पढ़ाई करने लगे तो उसकी शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए सभी राज्यों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाकर मिलकर एक फैसला लेना पड़ेगा और एक यूनिफॉर्म सिस्टम पर एग्री करना पड़ेगा जिसमें अंग्रेज़ी प्रमुख भाषा रहे, किंतु राज्य में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा और हिंदी 10वीं ग्रेड तक एटलीस्ट कंपलसरी रहे। इसी के साथ मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर अपनी ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और यदि वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल होंगे तो लगा चुके होंगे अभी तक, और यदि आप नहीं हैं अभी तक आपने नहीं लगवाई है वैक्सीन तो ज़रूर जाकर लगा लें। भले ही वैक्सीन से आपको मतलब पूरी तरीके से आप कोरोना से सुरक्षित नहीं होंगे, किंतु एक चीज़ ये आपको आश्वस्त कर देगी कि आप यदि कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे तो आपको ICU या फिर क्रिटिकल बेड्स के चक्कर ना काटने पड़े। तो उस मामले में ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस साबित होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपसे एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर वैक्सीन लगवाएं यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो। मोर ओवर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।